जैसे कि आपको पता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था, जिसके हार्मोन्स जो हम पढ़ रहे हैं उस हार्मोन्स में लाइक सबसे पहले हमने ग्रोथ हार्मोन का डिस्कस किया था। ग्रोथ हार्मोन वर्ड से जाहिर है बॉडी की ग्रोथ में उसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपल वर्ड्स में हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई भी जैसे एनिमल जैसे उसकी बर्थ होती है तो उस वक्त उसकी स्मॉलर साइज होती है, और जब वो मैच्योर और एडल्ट होता है तो उस वक्त वो अपनी एक एडल्ट हाइट या मैच्योर जो साइज होती है उस तक पहुंच जाता है। ये रोल किसका होता है? ये होता है ग्रोथ हार्मोन का होता है। खास तौर पे बोन्स और मसल्स की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ उसकी आगे जो होती है, ये इस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। इसी तरह से हमने नोट किया था कि अगर कोई भी हार्मोन है उसकी अगर लो कंसंट्रेशन होगी तब भी जैसे एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी उसमें, अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन होगी तो उस कंडीशन में भी एबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर होता है। तो हार्मोन की एक प्रॉपर जो नॉर्मल रेंज है वही होनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा होगी तो यकीनन कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। तो इसी तरह से हमारे सिलेबस के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी और ओवर प्रोडक्शन दोनों के हवाले से डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए। जैसे हमने कल एक डिस्कस किया था, जीएच या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की जो कमी होती है चाइल्डहुड में, तो उसकी वजह से उनका कद जो है छोटा रह जाता है। फैमिली मेंबर्स में जैसे बाकी वो सब अपनी नॉर्मल हाइट पे होते हैं, बट उस पर्सन का जो कद होता है वो कद स्मॉलर रह जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कब? जब चाइल्डहुड, यानी हर इंसान की एक बढ़ने की उसकी एज होती है। जैसे तकरीबन 18 या 21 साल तक जो किसी भी पर्सन का कद बड़ा होता है, उसके बाद उसका कद या हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो इसी एज के दौरान जो बढ़ती हुई एज होती है जिसमें इसकी एक नॉर्मल साइज या हाइट तक पहुंचते हैं, उस दौरान अगर जीएच की प्रोडक्शन कम होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डवार्फिज्म। पर्सन इज कॉल्ड एज द डवार्फ पर्सन। इसमें कोई दूसरा डिसऑर्डर ऐसे पर्सन में नहीं होगा। मेंटल डेवलपमेंट या बाकी जितने कोई भी बॉडी की पार्ट्स हैं वो सब नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है उस पर्सन का जो कद जो है वो छोटा होता है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं डवार्फ पर्सन। इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन जो जेनेटिक कंडीशन है, जो हमने कल भी कंपेयर किया था, जिसमें हेड जिस तरह से जो नॉर्मल जैसे ग्रोथ होती है पर्सन की, हेड की साइज भी बड़ी होगी, जैसे ट्रंक की साइज भी उस पर्सन की बड़ी होगी, बट आर्म्स एंड लेग्स वो स्मॉलर होती है। वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं अकोंड्रोप्लेसिया। तो हम ऐसी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन भी देखते हैं जिनके कद छोटे होते हैं, बट वो उसमें ये डिस्टिंग्विश है। जो डवार्फ पर्सन होता है उसकी बॉडी के हर पार्ट की जो प्रोपोर्शन के हवाले से वो सारे पार्ट्स एक सिमेट्री के साथ जो है छोटे होते हैं, बट जो अकोंड्रोप्लेसिया जो पर्सन होगा उसका हेड बड़ा होगा उसका हेड बड़ा होगा, उसका ट्रंक बड़ा होगा, बट आर्म्स एंड लेग्स जो होंगी वो छोटी होती हैं। तो यही चीजें कल हमने डिस्कस की थी। जैसे इस पर्सन की जो है हेड जो नॉर्मल है, ट्रंक भी नॉर्मल है, जो यानी इसकी साइज बड़ी, बट आर्म्स है ये छोटी होती हैं और लेग्स होंगे ये छोटे होंगे। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं अकोंड्रोप्लेसिया या जेनेटिक ये डिसऑर्डर है। बाकी ये जो पर्सन है ये डवार्फ पर्सन है, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज डवार्फ पर्सन। इस पर्सन को हम कहेंगे डवार्फ पर्सन जो नॉर्मल होता है। उसके बाद एक दूसरे डिसऑर्डर पे आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक अनदर डिसऑर्डर पे आते हैं, जिसमें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जीएच की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की इसी चाइल्डहुड के दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज्यादा रिलीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उस पर्सन का कद बहुत ही बड़ा होगा। जैसे आप एंटागोनिस्टिकली देखें ना, दो अपोजिट फीचर को देखें, ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या है उसका, जैसे कद जैसे नॉर्मल साइज तक पहुंचना होता है वो होता है। अगर उससे कम रिलीज हो तो कद बड़ा नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा रिलीज हो तो यकीनन उस पर्सन का जो है कद बड़ा होगा, हाइट में इंक्रीज होगी। और इस कंडीशन को कहते हैं जाइगेंटिज्म। जैसे एक बहुत इमेंस हाइट होगी, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जिसमें जीएच या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो ज्यादा होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से जो जाइगेंटिज्म रिजल्ट ऑफ ओवर सीक्रीशन या ओवर प्रोडक्शन या हाइपर सीक्रीशन, एक ही लफ्ज है, ऑफ ग्रोथ हार्मोन कब? ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन विच बोन्स आर स्टिल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड पर्सन्स इंक्रीज इन हाइट एबनॉर्मली, हाइट में जो है एबनॉर्मल इंक्रीज होती है। जैसे इस वक्त जैसे दुनिया का जो जो टॉलेस्ट पर्सन है एक, उसके बारे में थोड़ी, ये कोई टेक्स्ट बुक का कोई सवाल नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है। सुल्तान कोसिन उसका नेम है, जो एक टर्की का बाशिंदा है। इस वक्त वो टॉलेस्ट पर्सन है, 8 फीट एंड 8 पॉइंट जैसे 282 इंचेस जो उसका जो कद है इस वक्त जो टॉलेस्ट पर्सन है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक दो पर्सन जो मशहूर, बहुत ही ज्यादा मशहूर टॉलेस्ट पर्सन, एक तो जिसकी डेथ होगी, एक इस वक्त भी सरवाइव कर रहा है। तो वाई? बिकॉज ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन की अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। ठीक है, तो इसी तरह से ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पर्सन इस वक्त जो है सुल्तान कोसिन जो है, ये 8 फीट और इसकी 0.2 इंचेस जो इसकी जैसे हाइट है। जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं 5.78 इंचेस इनकी जैसे कद होता है, बट ये जो पर्सन है जरा टॉलेस्ट पर्सन है। तो ये क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस या ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से एक दुनिया के अंदर सबसे टॉलेस्ट जो रिकॉर्ड जो टॉलेस्ट पर्सन है वो 8.11 इंचेस जो है रॉबर्ट वेल्डो था, जो बहुत ही उसकी तकरीबन जैसे अब 9 फीट उसकी जैसे हाइट थी। नॉर्मल जो इंसान का एवरेज पर्सन का जो कद होता है वो 5.8 इंचेस होता है। और ये जो डवार्फ कंडीशन है, डवार्फ की मीनिंग होती है जिससे जिसका कद जो बहुत ही छोटा होता है, 2.5 इंचेस जो उनका कद होता है। ये टॉलेस्ट पर्सन जो था उसका 8 फीट एंड 11 इंचेस। तो मतलब कहने की बात यह है कि इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा इमेंस, जैसे उनका हाइट हो जाती है, कद हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच या सोमेटोट्रॉपिक एसटीएच भी कहते हैं, इसकी वजह से। तीसरी एक और कंडीशन है जिसका नेम है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली भी इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन है, बट कब? एडल्टहुड में। जैसे देखें, कद इंसान का जो बड़ा होता है वो उसकी एक एज होती है, उसके बाद कद या हाइट है उसमें इंक्रीज नहीं होगी। बट उसके बाद भी अगर जीएच की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो क्या होगा? तो बॉडी के अंदर थोड़ी सी लिटिल बिट कद चेंज नहीं, बड़ा नहीं होगा, बट लिटिल बिट चेंजेस होगी। कौन सी चेंजेस होंगी? जैसे हैंड एंड जो फीट हैं, ये इनकी बोन्स एबनॉर्मली थिक होगी, सॉफ्ट टिश्यूज थिक होगी। और ये खास तौर पे जास हैं, जो ये जा है जो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। स्कल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी, आईब्रोज में, चीक की बोन्स में, थोड़ी सी नोज के हवाले से। तो उसमें थोड़ी सी फेशियल जो चेंजेस होंगी वो भी होगी, प्लस हेड एंड फीट जास इनके अंदर जैसे हम कहेंगे थोड़ी सी चेंजेस आती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली में फर्क है। जाइगेंटिज्म चाइल्डहुड के दौरान जीएच की प्रोडक्शन ज्यादा थी, और एक्रोमेगेली में एडल्टहुड के बाद, जब पर्सन की जैसे एज जो है 21 ईयर से, उसके बाद अगर जीएच की मिकदार ज्यादा रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से एक्रोमेगेली होगी, तो उसकी वजह से एक्रोमेगेली होगी। ठीक है, ओवर सीक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट लाइफ, चाइल्डहुड में एडल्ट लाइफ causes acromegaly in which bones are no longer capable of increasing height। bones में जैसे इंक्रीज नहीं होगी, अगर बोन्स में इंक्रीज होती है तो उस पर्सन का यकीनन कद बड़ा होगा। ये यहाँ पे बोन्स में उसकी जो है लेंथ में उसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, बट ग्रो इन थिकनेस, थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है उसके स्कल के हवाले से। जैसे देखें ये नॉर्मल का ये स्कल था, अब जैसे इसमें एक्रोमेगेली हुई है तो एक्रोमेगेली हुई, आईब्रोज है, यहाँ पे ये बोन्स में चेंजेस आ जाएगी। और ये यहाँ पे चीक है या नोज है या ये जो ये जॉ है थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी। और ये जो जैसे नॉर्मल पर्सन है और ये जैसे देखें ये फिंगर्स हैं वो थिक हो जाती हैं, ये ऐसी चेंजेस आएंगी। इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे जैसे नॉर्मल है, ये पर्सन यहाँ पे जो है नॉर्मल है, उसकी बॉडी फीचर्स हैं, बट जैसे ही एक्रोमेगेली होगी तो आप देखें जास है, जास से ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इसी तरह से थिकनिंग ऑफ लिप्स जैसे हुई है, या इनलार्जमेंट ऑफ बेस ऑफ द नोज है, ये भी इनलार्ज हो जाएगा।
थोड़ी सी चीक बोन में भी चेंजेस आएंगी, आईब्रोज वाली ये जो बोन से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, फ्रंटल जो ये जो जैसे स्कल का ये पार्ट है ये भी थोड़ा बाहर निकल के आएगा। तो ऐसी चेंजेस जो होती हैं यकीनन जो है एक्रोमेगेली की निशानी है। नॉर्मली जैसे हम देखेंगे तो उसमें नॉर्मल जैसे फेस की फीचर, और जब एक्रोमेगेली हो जाएगी तो उसकी फेस की फीचर में बड़ा फर्क आ जाता है। लिप्स भी थिक हो गए, नोज ये जो एंड है यहाँ की बोन्स है, आईब्रोज है, ये फ्रंटल जो स्कल की जो बोन है यहाँ पे इसमें भी जैसे चेंजेस आ जाती हैं। तो ओवरऑल जैसे एक फेशियल फीचर से भी पता चल जाता है कि इसको एक्रोमेगेली है। और प्लस में हैंड एंड फीट इनकी जो थिकनिंग होगी खास तौर पे ये निशानी होती है कि एक्रोमेगेली है। ठीक है, एक्रोमेगेली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जिंग द हैंड्स, फीट एंड स्कल, नोज एंड जॉ बोन, बोन कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यूज जो थिकनिंग होगी खास तौर पे जैसे हमें पता है कि हैंड फीट एंड जाज की जो बोन्स हैं ये एबनॉर्मली थिक होती है। ऐसी बोन्स जो है एबनॉर्मली थिक होंगी तो उससे हम कहेंगे एक्रोमेगेली कहेंगे। इसी तरह से हमने जीएच को डिस्कस कर लिया। अब हम अनदर हार्मोन पे आते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम उसको डिस्कस करें। उसमें नंबर 1 जैसे हमने जीएच पढ़ा था, अब नंबर 2 हार्मोन है। टोटल 6 हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हम पढ़ेंगे, टोटल 6 हार्मोन है। इसमें नंबर 1 हमने जीएच को डिस्कस किया है। अब हम आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज, टीएसएच शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है, जीएच या एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच भी कहते हैं, और ये है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिससे टीएसएच कहते हैं। कहाँ से रिलीज होगा टीएसएच? टीएसएच रिलीज होगा यकीनन जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसका जो कंट्रोल कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है। रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा तो ही जो है जैसे ये टीएसएच रिलीज होगा, अदरवाइज टीएच रिलीज नहीं होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शॉर्ट फॉर्म में टीएसएच कहते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जिसे थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। जब हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होगा, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, तो देन वो जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच प्रोड्यूस करेगा। टीएसएच आगे कहा जाएगा? टीएसएच आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। थायराइड ग्लैंड के आगे हम आज डिस्कस करेंगे, 3 हार्मोन होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यानी थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन वो टीएसएच के अंडर में है, टीएसएच की प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस के अंडर में है। टीआरएफ या टीआरएच जब तक रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशन भी आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज और सीक्वेंस होती है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच प्रोड्यूस करेगा जो आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड आगे अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो हार्मोन जो होते हैं ना, जो लाइक जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन की रिलीज को जैसे कंट्रोल करता है, उनको क्या कहेंगे? टर्म कौन सा देंगे? आप थोड़ा जूम में टाइप करें। ऐसा हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसे हार्मोन को हम क्या कहेंगे? टर्म कौन सा देंगे? किसान साहब, यासिन जी? नहीं, हार्मोन का नेम उससे हार्मोन को क्या कहें? ट्रॉपिक हार्मोन, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, ट्रॉपिक हार्मोन। सच हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जाके जैसे थायराइड की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, गोनेड्स की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, एड्रेनल कार्टेक्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सच हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन।
ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, थोड़ी सी आप अपने डिक्शनरी वगैरह भी यूज कर ले, या जो रेगुलर क्लासेस में थोड़े टर्म पढ़ते हैं उनको भी याद कर लें, प्लस में यहाँ पे जो क्लासेस होती है ना तो उनको भी ऐसे टर्म्स को थोड़ा जहन में रखें, या अपनी नोटिंग जो होती है उसमें नोट करें। ठीक है, जो नोट जब भी आप पढ़ें तो आपके पास एक नोटिंग होनी चाहिए, बुक का सहारा होना चाहिए, डिक्शनरी का जो है सहारा होना चाहिए, बजाय आप जो इधर उधर देखें उससे बेहतर है ये सब चीजें आप अपने पास रखें। जब भी आप पढ़ें तो उसके बारे में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। आजकल जो बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है कि बस जैसे हर चीज जैसे पीडीएफ मिल रही है, पूछेंगे डायरेक्ट जवाब मिल जाए, इससे पहले स्टूडेंट का एक थोड़ा सा एक काम होता है वो कर ले। ठीक है ना, तब आप ऐसी टर्म्स, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ऐसे करेंगे तो यकीनन जो आपका जो टाइम जो है बच जाएगा। क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं, अचानक जैसे एक टर्म आपके लिए नया होता है तो फिर कहेंगे ये क्या है, ये कौन सा टर्म, जब तक मीन्स उसकी क्लियरिटी नहीं हो तो आप तो वहां पे रुके रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि जब भी कोई ऐसे टर्म्स आते हैं तो मीन्स से आप अपनी डिक्शनरी को यूज करें, नोटिंग को यूज करें, बुक्स को देखें कि ये क्या है। अगर तो ऐसी अगर आप थोड़ी स्ट्रेटजीज करेंगे ना तो यकीनन आपकी जो है टाइमिंग, जो स्टडी की टाइमिंग वो भी बच जाएगी, और आसानी से आप सीखेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपका पास अभी बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपकी एक विल है, विश है, आपके अंदर एक कोई जज्बा है कि हमें कुछ करना है, तो यकीनन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, जैसे हाइपोथैलेमस से होगा। फिर किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, टीएसएच। और टीएसएच आगे किस पे, टीएसएच आगे जो यकीनन टीएसएच का इफेक्ट होगा थायराइड ग्लैंड पे, और फिर जो है थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। TSH रेगुलेट्स द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो हमने यहाँ पे जो सीरीज बनाई है वही सेम पॉइंट्स इसमें टेक्स्ट में लिखी हुए हैं, कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं। तो जब भी जैसे TSH रिलीज होगा, TSH कहाँ से रिलीज हुआ, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसकी रिलीज से क्या होगा, इसकी रिलीज से ये होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से, थायराइड ग्लैंड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स उनके इंक्रीज होते रहेंगे, प्लस में उसकी सीक्रेटरी एक्टिविटी है वो भी रेगुलेट और मॉनिटर करेंगे। कौन करेगा, टीएसएच करेगा, थायराइड ग्लैंड की टीएसएच। इसी तरह से दो टर्म तो आपको पता है कि ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होती है, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होते हैं। अगर ओवर प्रोडक्शन या ओवर सीक्रेशन ऑफ टीएसएच होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर लफ्ज की मीनिंग ये हाई, ज्यादा, और इसी तरह से अंडर सीक्रेशन को हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, अंडर सीक्रेशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। जो आगे जैसे थायराइड ग्लैंड आएगा तो उसमें इन दोनों की जो हेडिंग्स डिटेल में डिस्कस की गई है, तो हम थायराइड ग्लैंड में ये दोनों टर्म्स पढ़ेंगे। इस वक्त जैसे हाइपरथायराइडिज्म में यानी एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो, और लेक ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन भी में भी आपके लिए नया टर्म है, बट थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन जो होती है उससे वन ऑफ द हार्मोन इज द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अगर थायरोक्सिन की मिकदार कम होती है तो हम उसे कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायरोक्सिन की मिकदार ज्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड द हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमें टीएसएच को सीखना था कि टीएसएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है। टीएसएच तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका इफेक्ट किस पे होता है, इसका इफेक्ट होता है थायराइड ग्लैंड पे होता है। पूरी इसकी सीक्रेशन है, उसकी रेगुलेशन है वो इस टीएसएच के अंडर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं, इसमें हार्मोन पे आते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन भी है ये किस तरह से रिलीज होता है। जैसे हाइपोथैलेमस से जो है TRH, थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में से देन TSH प्रोड्यूस होगा। TSH जो आगे जो है थायराइड ग्लैंड को
स्टिमुलेट करेगा कि आप अपनी जो सीक्रीशन प्रोड्यूस करें। कौन सी सीक्रीशन है? वन ऑफ द हार्मोन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो उसका नेम होता है थायरोक्सिन। जब थायरोक्सिन की मिकदार सफिशिएंट हो जाती है तो फिर देन पी हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि अब थायरोक्सिन सफिशिएंट है, तो इस वजह से जो देन जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप हो जाएगा। जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएस जो इसको भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, टीएसएच भी नहीं प्रोड्यूस होगा। टीएसएच नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि बॉडी के अंदर इनफ जो है अब जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो गया। जब भी जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसके बाद हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है, तो देन हाइपोथैलेमस टीआरएच या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और देन ये इस तरह से सिलसिला होता है। क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये बात उसको पता चल जाती है कि कौन सा हार्मोन उसकी लेवल कितनी है। अगर हार्मोन कम है तो जाहिर है जैसे जैसे थायराइड का हार्मोन ब्लड की सर्कुलेशन में उसको कम नजर आया, महसूस हुआ, तो टीआरएच रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज होगा, जो जाके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है क्या प्रोड्यूस करेगी? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उससे कहेगा कि आप थायरोक्सिन बनाएं। इस तरह से हाइपोथैलेमस सबको मॉनिटर या रेगुलेट करता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसी तरह से ये भी एक अभी जो हमने डिस्कस किया कि जैसे नंबर 3 पे हम आते हैं, दैट इज द एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिससे शॉर्ट फॉर्म में एसीटीएच कहते हैं, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टोटल 6 हार्मोन है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। एड्रीनोकार्टिको, एड्रीनो रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट उसका जो कार्टिको रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड की कार्टेक्स रीजन, क्योंकि दो हिस्से होते हैं ना एड्रीनल ग्लैंड के, एक एड्रीनल ग्लैंड का कार्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, जैसे इंटर क्लास में, जैसे किडनी की टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड है, एक उसका आउटर पार्ट होता है जैसे एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो यानी ये एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लफ्ज जो है ट्रॉपिक आया है तो उसका मतलब है जाहिर है ये किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी सीक्रेशन को। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहेंगे एसीटीएच, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड सीक्रेटेड एंड रिलीज्ड बाय द कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। जैसे आपको पता है अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूसर है, इससे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें, शॉर्ट फॉर्म जूम चैट के अंदर आप टाइप करें शॉर्ट फॉर्म किसान साहब। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कौन सा रिलीजिंग हार्मोन था? एसएच कहाँ? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, टीआरएच या टीआरएफ था, हाइपोथैलेमस का आपसे पूछा था, टीआरएफ और टीआरएच, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीआरएफ है, रिलीजिंग फैक्टर है ना, रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे? ये यकीनन हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, ये हाइपोथैलेमस से होंगे। सी स्टैंड्स फॉर कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएफ जो है होगा या सीआरएच होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और कैसे हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि इस हार्मोन की कमी है? एक सर्कुलेशन में स्टीरॉयड लेवल पे इन द ब्लड और डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। यानी इस जैसे सीआरएफ या सीआरएच की रिलीज के जैसे दो सबब है, एक जैसे स्टीरॉयड लेवल से पता चलेगा, नंबर 2 स्ट्रेस से पता चलेगा कि इस हार्मोन की कमी है। तो फिर स्ट्रेस कौन सी? ये सारी स्ट्रेस है, कोल्ड, हीट, पेन, फाइट और या इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उस वक्त जो है उससे पता चल जाता है। उसके बाद क्या होगा? जैसे सीआरएफ होगा, सीआरएफ किसको स्टिमुलेट करेगा? जेठान साहब टाइप में बताएं, सीआरएफ या सीआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा? एक कोई वर्ड बता दें। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को।
CRF और CRA एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी? ACTH। और ACTH किस पे इफेक्ट करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स पे। ये सीरीज है। यहाँ पे भी जैसे देखें CRH जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और हाइपोथैलेमस से जैसे रिलीज हुआ ACTH प्रोड्यूस होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जैसे प्रोड्यूस होगा तो एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और देन जो है कार्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। तो CRH हाइपोथैलेमस से, ACTH जो है यकीनन जो है इसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप ACTH बनाएं, और ACTH आगे किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स को करेगा, और एड्रीनल कार्टेक्स से अनदर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नेम है कार्टिसोल, ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं, ये किसी टेक्स्ट बुक वगैरह का पार्ट नहीं, बस एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जैसे व्हेन कार्टिसोल लेवल इन द ब्लड आर लो, उसकी लो होगी तो किसको पता चलेगा? हाइपोथैलेमस को। देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस CRH प्रोड्यूस करेगा। CRH का इफेक्ट किस पे होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ACTH प्रोड्यूस करेगा, और ACTH के इन्फ्लुएंस में देन कार्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज होती है। तो इस फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये हार्मोन भी काम करेंगे, जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें ये डिस्कस करना है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से नंबर 3 हार्मोन है जिसका नेम है ACTH, और ACTH का काम होता है एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करें ताकि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। एक कार्टिसोल होता है, अल्डोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, 3 हार्मोन होते हैं एड्रीनल कार्टेक्स के। इनकी सिक्रीशन इस ACTH के अंडर होती है। जब तक ACTH नहीं रिलीज होगा तो ये एड्रीनल कार्टेक्स अपने फंक्शन नहीं प्रॉपर करेगा। इस वजह से इसे भी ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट जैसे स्ट्रेस के बारे में है ना, कि स्ट्रेस किस तरह से, स्ट्रेस की इलस्ट्रेशन है। जैसे स्ट्रेस की जो स्टिमुलस होता है उसकी वजह से भी स्ट्रेस होगी तो हाइपोथैलेमस, स्ट्रेस कौन सी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जैसे कोल्ड है, फाइट है या इन्फेक्शन है, ये स्ट्रेस की सिचुएशन है। स्ट्रेस की सिचुएशन में हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। कौन सा रिलीजिंग? CRH हार्मोन रिलीज होगा, तो वो आगे किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगी? ACTH, और ACTH किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स को। ये सीरीज है। जब भी कोई स्ट्रेस होगी हाइपोथैलेमस को उसके बारे में पता चलेगा तो फिर CRH रिलीज होगा, CRH के बाद ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से, ACTH के बाद ये जो है यकीनन एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे, और एड्रीनल कार्टेक्स से अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेस की सिचुएशन में भी ये हार्मोन जो है वर्क करता है या फंक्शन करता है। उसके बाद नंबर 4 हार्मोन पे आएंगे। 4, 5, 6 कलेक्टिवली हम देखेंगे, 4, 5 एंड 6। नंबर 4 हार्मोन है जिससे हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेट, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, ये सब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 6 हार्मोन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 4 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहेंगे, और प्रोलैक्टिन हार्मोन नंबर 6 है प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन जिसे शॉर्ट फॉर्म में LTH कहेंगे। यानी FSH, LH एंड LTH इनको कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन है, बट गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे, गोनेड्स की जो सीक्रेशन होगी उसको रेगुलेट करेंगे। गोनेड्स खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन है ये, बट किसको स्टिमुलेट करेंगे? गोनेड्स की सीक्रेशन को रेगुलेट करेंगे। इस वजह से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन ये टर्म आया। तो तीनों जो है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है। सबसे पहले हमें FSH का रोल या सीक्रेशन, इसका इफेक्ट देखेंगे। FSH जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज को कंट्रोल करते हैं, ये खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस भी और एज वेल एज ओवरीज। फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं और मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं, गोनेड्स हैं, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ओवरीज में एग प्रोड्यूस होंगे और टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन होगी। एग और स्पर्म की प्रोडक्शन है वो FSH से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट को थोड़ा बहुत याद होगा चैप्टर 4 की जो अभी STB के अंदर जो डिस्कशन है, तो उसमें आपने देखा कि जैसे ओवेरियन साइकिल के हवाले से सबसे पहले FSH रिलीज होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं,
उस एफएसएच के इन्फ्लुएंस में काफी सारे फॉलिकल जो है मैच्योर होना शुरू होते हैं। फिर वन ऑफ द फॉलिकल जो मैच्योर होता है जिसका नेम होता है ग्रेफियन फॉलिकल। डीजनरेटेड फॉलिकल होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी के डीजनरेटेड फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही एफएसएच की इन्फ्लुएंस में एक मैच्योर फॉलिकल बनता है तो उसके बाद एलएच रिलीज होता है। एलएच के इफेक्ट की वजह से ओव्यूलेशन का अमल होता है, यानी वो फॉलिकल रप्चर होता है, एग सेल रिलीज होता है। तो रप्चर्ड फॉलिकल, उसमें भी एक अनदर हार्मोन रप्चर्ड फॉलिकल येलो मास से भर जाता है जिसका नेम होता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम खुद से फिर एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाती है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा। कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये एक सीरीज और सीक्वेंस भी है हार्मोन्स की। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करें ताकि एग एंड स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है फीमेल के अंदर जो है ओव्यूलेशन इन फीमेल। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज, एग तो जाहिर है ओवरी से रिलीज होंगे तो उस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए जैसे एलएच का रोल होता है। ह्यूमन बीइंग की जो मेल्स होते हैं उनके अंदर भी जैसे एलएच की सिक्रीशन होती है। तो एलएच का एक अनदर टर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में आईसीएसएच कहते हैं इन मेल। ह्यूमन बीइंग के मेल के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा। इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है टेस्टिस के अंदर होते हैं जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल्ड लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि एलएच का काम होता है मेल के अंदर मेल हार्मोन की जो है प्रोडक्शन। एलएच जिसका नेम है आईसी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम होगा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है? मेल गोनेड टेस्टिस से बनता है। कौन से उस टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं? टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं वो उनका नेम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। होपफुली आपने ये टर्म इसको दोनों को समझ लिया होगा कि एलएच क्या होता है। एलएच जो है फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन में इसका रोल है और मेल के अंदर जो एलएच होगा वो इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पे है? टेस्टिस के अंदर, जिनका काम क्या है टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना, उसके लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो आईसीएसएच इन ये मेल्स, फीमेल नहीं, आईसीएसएच इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन टेस्टिस, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन टेस्टिस करेंगे। आईसीएसएच जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो मेल हार्मोन उसके लिए स्टिमुलेट करेंगे। अब हम नंबर 6 हार्मोन पे आते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का 6 नंबर हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्ट लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है, जहां पे भी लैक्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है मिल्क होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे मिल्क प्रोडक्शन। बट एक थोड़ा सा एक पुअर रोल है, कैसा? गोनेडोट्रोपिक के तौर पे भी रोल है। क्यों? जैसे अगर आप स्टूडेंट थोड़ा जिनको नॉलेज है अगर वो थोड़ा ट्राई करें कि गोनेडोट्रोपिक रोल क्या हो सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। साहब, प्रोलैक्टिन का गोनेडोट्रोपिक रोल क्या है? मिल्क प्रोडक्शन तो ठीक है, वो मेमोरी आगे ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिक रोल यानी गोनेड्स पे क्या असर होता है? पुअर रोल है। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराए, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन। ओवरीज के अंदर जैसे रप्चर्ड फॉलिकल होता है येलो मास से भर जाता है जिसका नेम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना। तो इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। एलटीएच भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन।
तो प्रोलैक्टिन हार्मोन पुअरली ल्यूटियोट्रॉपिक इफेक्ट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कार्पस ल्यूटियम देयर। तो इसी तरह से हमने जो है टोटल इन 6 हार्मोन को डिस्कस किए। कौन से 6 हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन को किया, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एसीटीएच है, एसीटीएच के बाद एफएसएच एंड एलटीएच, एलएच, एलएच के बाद अभी जैसे हमने एलटीएच या प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। ये 6 हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिनके फंक्शन आपको हर हालत में याद करने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट आएंगे मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीडियन लोब को हम इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं। मीडियन लोब इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब। मीडियन जो लोब है उसे इंटरमीडिएट भी लोब कहते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें एक पोस्टीरियर लोब होती है, एक एंटीरियर लोब होती है, बीच में थोड़ी सी जैसे फीटल लाइफ जो होती है डेवलपमेंट के दौरान फीटस, उसके अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है, तब जो है एफिशिएंटली एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मीडिया लोब में एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एमएसएच हार्मोन मेलेनोसाइट को इफेक्ट करेगा। मेलेनोसाइट, साइट क्या है? मेलेनोसाइट रेफर्स टू सेल्स। मेलेनोसाइट्स आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेलानिन पिगमेंट करेंगे। मेलानिन पिगमेंट जो होती है, पिगमेंट होती है हर इंसान का, जैसे एक कलर होता है, स्किन का कलर जो होता है वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। कुछ ऐसे पर्सन है जिनकी डार्क स्किन है तो मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। कुछ ऐसे पर्सन जिनका कलर फेयर होता है, स्किन तो जस्ट एक लेयर है ना, बट उसके अंदर जो अगर पिगमेंट मेलानिन अगर कम है तो उसका स्किन, उसकी स्किन फेयर होती है। कभी कभार कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं देन उनकी स्किन पे एक स्पॉट से कभी कभार अपीयर हो जाते हैं, वो भी अगर उस जगह पे मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ऐसे स्पॉट्स भी नजर आते हैं। तो वाई? बिकॉज ऑफ ये मेलानिन पिगमेंट। इसी तरह से हेयर के कलर है, हेयर्स के कलर, ये भी इस मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है। अब देखें ना, एमएसएच हार्मोन है, एमएसएच हार्मोन है, एमएसएच हार्मोन है, और मेलानिन क्या है? मेलानिन पिगमेंट है। और मेलेनोसाइट क्या है? ये है सेल्स हैं। कहाँ पे सेल्स हैं? स्किन के अंदर भी मौजूद हैं, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर भी मेलानिन मेलेनोसाइट्स मौजूद होते हैं। तो ऐसे लफ्ज आपको थोड़े से याद करने चाहिए, नोट करने चाहिए, कि जो इंटरमीडिएट लोब और मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी, मीडियन इंटरमीडिएट को कहते हैं, जिसमें एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और एमएसएच का इफेक्ट कहाँ पे होगा? मेलेनोसाइट्स पे होगा। जो सेल्स हैं कहाँ पे? स्किन या हेयर्स के अंदर है, जो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेलानिन पिगमेंट करेंगे। मेलानिन पिगमेंट की वजह से क्या होगा? स्किन का कलर या हेयर्स का कलर। जैसे हमारे एशियन जैसे लोग होते हैं, या एशियन जो लोग होते हैं, तो आपको पता है कि उसमें जो इनका हमारे हेयर्स का कलर जो है ब्लैक होता है। तो ये ब्लैक होता है, बाकी जो जैसे यूरोपियन वगैरह लोग हैं उनकी हेयर्स का कलर जैसे ब्लैक नहीं होता है। दूसरा कोई आखिर में जैसे हम देखते हैं कि ये ब्लैक हेयर जो वाइट हो जाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ मेलानिन की कंसंट्रेशन कम प्रोड्यूस होगी तो हेयर का कलर जो है वो वाइट हो जाता है। ये मेलानिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हेयर्स का कलर वाइट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपने ये सीरीज नोट कर ली होगी। मीडिया लोब से एमएसएच रिलीज होगा जो हार्मोन है, किस पे इफेक्ट होगा? मेलेनोसाइट पे होगा। मेलेनोसाइट कहाँ पे होते हैं? हेयर्स और स्किन में होते हैं। जो आगे क्या करेंगे? मेलेनोसाइट का काम क्या होगा? मेलेनोसाइट का काम होगा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करना। मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर और हेयर का कलर होता है, ये बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी हमारे एनटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स है उनको देखेंगे। एनटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं, एनटीबी बुक के अंदर यही पॉइंट्स हैं कि इन ह्यूमन मीडिया लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों प्रोमिनेंट है, बट ये प्रोमिनेंट लोब नहीं है। इट इज थिन लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो अभी हमने जैसे नोट भी किया है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान एक थिन लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में एमएसएच कहेंगे। और सिक्रीशन ऑफ एमएसएच इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस मेलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे अगर आप हाइपोथैलेमस में इनहिबिटरी हार्मोन्स देखेंगे तो एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस ये इस हार्मोन का किस पे इफेक्ट होगा? कौन सी लोब पे होगा? टाइप करेंगे इस हार्मोन का कौन सी लोब पे होगा इफेक्ट?
चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब पे होगा ये? मीडियन लोब, एग्जैक्टली मीडियन लोब पे होगा। और मीडियन लोब से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? मीडियन लोब से एमएसएच प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से जो है ये वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो अगर ये इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा तो यानी ये स्टॉप हो जाएगी, सीक्रेशन सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। तो सीक्रेशन ऑफ एमएसएच रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक। अब देखो ना, हाइपोथैलेमिक लफ्ज का मतलब है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट विमेन होती है कभी कभार उनकी जो स्किन के ऊपर जो है ऐसे स्पॉट्स या कुछ ऐसे जो डिस्कलरेशन थोड़ी सी स्किन की हो जाती है, और तब भी जैसे मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और इस कंडीशन को मेलाज्मा कहते हैं। जो ऐसे टर्म्स याद करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट थोड़ी नॉलेज। तो इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ मेलानिन बाय मेलानोसाइट इन स्किन एंड हेयर। एक्सटर्नल लाइट आल्सो गवर्न्स द सिक्रेशन। एक्सटर्नल लाइट की मीनिंग होती है जैसे अगर जैसे गर्मियों की मौसम आती है ना, जो कॉस्मेटिक्स कंपनीज होती हैं तो वो थोड़ी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रही होती हैं। तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट में ये भी होता है कि ये क्रीम जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाएगी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब लगेंगी तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होंगे स्किन के अंदर। जब मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा? मेलानिन की प्रोडक्शन होगी। जब मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो स्किन पे ऐसे स्पॉट्स या स्किन का कलर जो है वो फेयर कलर नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। ये भी मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये मेलानिन पिगमेंट बनाए। तो इसकी वजह से ये पीटीबी के अंदर पॉइंट है पंजाब टेक्स्ट बुक में। इसी तरह से एक और पॉइंट एडिशनल, एक्सेस एमएसएच कॉजेज एडिसन्स डिजीज। और आपको पता है कि एडिसन्स डिजीज कौन सी है? एडिसन्स डिजीज जो है अंडर सीक्रेशन ऑफ कार्टिसोल, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किस हेडिंग में हम पढ़ेंगे? कौन से ये हेडिंग में पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड का कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा? टाइप करें उस एंडोक्राइन ग्लैंड की जो नेम बताएं, उसका नेम बताएं जिसमें ये पढ़ेंगे। एड्रीनल कार्टेक्स बेडुला, कार्टेक्स, एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। एड्रीनल कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर इसकी सीक्रेशन कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, जिससे कहेंगे एडिसन्स डिजीज। एसटीबी में मौजूद है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो बहरहाल ये जो मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं, या थोड़ी उससे पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये एमएसएच किस तरह से काम करता है। ये हमारी जो स्किन है, स्किन के एपिडर्मिस में अगर आप देखेंगे, एपिडर्मिस में तो यहाँ पे मेलेनोसाइट है। ये इसको जो एनलार्ज तस्वीर है, यहाँ पे मेलेनोसाइट है। मेलेनोसाइट है, ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे जो जाहिर आउटर कवर है और स्किन का लेयर, उसमें ऐसी अगर पिगमेंट ज्यादा होगी तो स्किन का कलर जो है फेयर नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर स्किन पे ऐसे स्पॉट्स वगैरह आते हैं, ये क्यों आए? बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब लगेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लगेंगी तो मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे और मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगने से मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेट होंगे, और ऐसे ये जो स्पॉट्स जो आते हैं, ये स्किन डार्क स्किन हो जाती है, ये स्पॉट्स होते हैं, ये मेलानिन की सीक्रेशन ज्यादा। ये मेलेनोसाइट है, ये मेलानिन की प्रोडक्शन है, अगर ज्यादा होगी तो उस पर स्पॉट्स आते हैं। तो ये पॉइंट डिस्कस है यहाँ पे। इसी तरह से मीडियन लोब में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के बाद जैसे या उसके दौरान जो है स्किन पे ऐसे स्पॉट से आते हैं, जैसे मेलेस्मा कहते हैं, ये भी इस एमएसएच की वजह से होता है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि हेयर्स जिसका पहले कलर जैसे हेयर्स का ब्लैक होता है और उसके बाद हेयर का कलर व्हाइट होता है, तो उसका रीजन क्या है? तो एक हेयर पेपिला जो है, ये हेयर पेपिला के अंदर मेलेनोसाइट है। ये मेलेनोसाइट है, हेयर पेपिला के अंदर मेलेनोसाइट है। मेलेनोसाइट क्या करेंगे? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे, और ये मेलानिन पिगमेंट जब हेयर्स में होगी तो हेयर्स का कलर जैसे ये ब्लैक है। और उसके बाद जैसे जब ये देखें हेयर पेपिला है और उसके अंदर ये मेलेनोसाइट है और इसकी पिगमेंट मेलानिन अगर कम प्रोड्यूस होगी तो हेयर्स का कलर ग्रे हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। तो ये भी एक मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मेलेनोसाइट होते हैं हेयर्स के अंदर, मेलेनोसाइट है,
जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। मेलानिन पिगमेंट यहाँ पे ज्यादा है तो कलर जैसे ये ब्लैक है, और इसी तरह से मेलानिन पिगमेंट ये देखें बहुत ही कम हो गई है तो हेयर्स जो है ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इस पिगमेंट का असर जो या इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे वो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यू नो वेरी वेल कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से एंडोक्राइन सिक्रीशन या हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनकी साइटोन तो कहाँ पे मौजूद है? हाइपोथैलेमस में। बट उनके एक्सान जो आपको पता है ये उनके एक्सान है। एक्सान कहाँ है? एक्सान होते हैं इनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं। फिर ये किसके साथ सिनेप्स करेंगे? सिनेप्स या जंक्शन जो होगा वो ब्लड वेसल के साथ करेंगे। जब भी इस हार्मोन की इनके हार्मोन रिलीज होने के लिए कोई स्टिमुलस होगा तो ये हार्मोन रिलीज होंगे। देखें ये हार्मोन है, ये रेड कलर की जो डार्ट इलस्ट्रेशन है ये हार्मोन की है। तो ये हार्मोन रिलीज होके किस में जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। कौन से हार्मोन है? दो हार्मोन है। एक हार्मोन का नेम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एडीएच हार्मोन का किस पे इफेक्ट है या उसका टारगेट क्या है? उसके टारगेट किडनी के अंदर जैसे ट्यूब्यूल्स हैं, खासतौर पे कलेक्टिंग डक्ट हम डिस्कस करेंगे, उस पे इस एडीएच हार्मोन का इफेक्ट होता है। एसटीबी बुक में चैप्टर 1 के अंदर भी ये पॉइंट बताई गई है, एसटीबी सिंध टेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसके जो टारगेट दो होते हैं, एक मेमोरी ग्लैंड्स हैं, निपल्स हैं, वहाँ पे स्मूथ मसल्स को जैसे एक्शन उस पे होगा, और दूसरा यूटेरिन वाल जैसे यूटेरस पे इफेक्ट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। मेमोरी ग्लैंड्स और यूटेरिन मसल्स से ये ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट है, और एडीएच के जो टारगेट है वो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये देखें हार्मोन यानी कौन सा होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन होंगे? एक हार्मोन का नेम है एडीएच और दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का टारगेट क्या है? एडीएच का टारगेट है किडनी ट्यूब्यूल। ऑक्सीटोसिन के दो टारगेट है, मेमोरी ग्लैंड्स एंड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। जब मेमोरी ग्लैंड पे ये ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होगा तो मिल्क रिलीज होगा, रिलीज ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन है, रिलीज ऑफ मिल्क होगा वो ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट से होगा। यूटेरिन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेबर कहते हैं। वो इस ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट्स की वजह से जो है चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। तो दो ऑक्सीटोसिन की ये टारगेट है, एक टारगेट जैसे उसे एडीएच हार्मोन का। तो सबसे पहले हमें एडीएच हार्मोन पे आएंगे। दोबारा से देखें आप कि लाइक ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये खुद से कोई इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स नहीं है। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, कहाँ किसके जरिए? एक्सॉन के जरिए आएंगे, और यहाँ पे ये स्टोर पड़े होते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, देन जाके किसी अपने टारगेट पे जाके इफेक्ट करेंगे। दो हार्मोन है तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे आएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। एक दो स्टूडेंट ने पूछे कि एडीएच क्या है, भाई बुक तो ओपन करें। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जितनी टाइम आपको लगता है टाइप करने में उतनी टाइम में अगर बुक ओपन करें तो सवाल का जवाब ही मिल जाएगा। ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ADH is also called as vasopressin। ADH is also called as vasopressin। ADH को vasopressin एक another name दिया है। बहरहाल हम दोनों हार्मोन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनटीबी की जो डिस्क्रिप्शन है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसको देखते हैं कि यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ग्लैंडुलर इन नेचर नहीं है। इसका मतलब है इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल नहीं है। कल भी हमने एक एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को डिस्टिंग्विश किया था कि एंटीरियर लोब के अंदर जो है हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद हैं, बट पोस्टीरियर लोब के अंदर कोई भी हार्मोन सीक्रेटिंग सेल नहीं है। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट ग्लैंडुलर इन नेचर। नॉट ग्लैंडुलर इन नेचर इसका मतलब है ये खुद से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन।
बट क्या होता है, लार्जली हार्मोन मेड बाय एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे एक्सॉन की मदद से आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अंदर स्टोर होंगे। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन देखी है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट स्टोर्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं और जिसे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, एंड दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन रिस्पांस टू नर्व इंपल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो अगेन एक दूसरी इलस्ट्रेशन भी है। ये हाइपोथैलेमस है, ये इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सॉन के जरिए आए हैं और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हुए हैं, और देन यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में देन एंटर होंगे। कौन से हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा है एडीएच। ऑक्सीटोसिन का किस पे असर है, यूटेरिन मसल और मेमोरी ग्लैंड्स पे, एडीएच किडनी ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और देन ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सॉन आके इनके यहाँ पे स्टोर होते हैं। ऐसी सेम डायग्राम्स हमारे एसटीबी बुक में भी मौजूद है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर। बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों हार्मोन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडीएच पे आते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंपल वर्ड्स में ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, किडनी में किडनी ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा। रीअब्जॉर्प्शन क्यों करेगा भाई, बिकॉज हाइपोथैलेमस को पता चल गया था कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है, वाटर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन चाहिए। तो क्या होगा, जाहिर है हाइपोथैलेमस को पता चला है, तो उसके बाद जैसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे, आएंगे, जमा होंगे किसमें, जैसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से रिलीज होंगे और जाके किडनी ट्यूब्यूल्स पे असरअंदाज होंगे, अपना इफेक्ट दिखाएंगे, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे। इसी तरह से जब वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे ब्लड वॉल्यूम है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो मेन और बेसिक फंक्शन जैसे हम कहेंगे इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी एक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन या जब बॉडी के अंदर पानी की कमी थी, तो जैसे गर्मियों के मौसम में हम जनरली कहते हैं गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, तो उस वक्त एडीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ताकि जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करे और यूरिन कम से कम बने, यूरिन कम से कम बने। सर्दियों के मौसम में जैसे इतनी वाटर की ज्यादा जरूरत जैसे नहीं होती है तो उसमें यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। वाई, तो बिकॉज एडीएच कम मिकदार में रिलीज हो रहा है। तो डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होगी तो मीन्स एडीएच रिलीज होगा, या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा तो एडीएच रिलीज होगा, या लो ब्लड प्रेशर होगा तो एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होने के लिए ये तीन स्टिमुलस हैं, जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो या लो ब्लड प्रेशर हो, तो फौरन जैसे एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होगा तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा, जैसे एडीएच रिलीज होगा तो उसका इफेक्ट जो है ये होगा कि लाइक ये जो कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे एडीएच हार्मोन का इफेक्ट होगा, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी ये जो यूरिन का प्रोपोर्शन था इसमें उस वहां से उसमें भी अगर कोई वाटर की कंसंट्रेशन है वो निकल के ब्लड के अंदर आएगी, फ्लूइड्स के अंदर आएगी, मोर एंड मोर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और फिर जो यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि इसमें वाटर सारा निकल गया, ब्लड में शामिल हो गया। तो इस तरह से जो है इस हार्मोन का जो कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच का कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। आप सवाल मुझसे आप ये ना पूछें कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, पढ़े चैप्टर 1 को, अगर नेफ्रॉन ने आपने पढ़ा है चैप्टर 1 नेफ्रॉन, ठीक है, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा जो होता है थोड़ा सा वाइडर ट्यूब होता है, कलेक्टिंग डक्ट कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, तो उसके अंदर जैसे ही जो फ्लूइड या जो यूरिन जो आएगा उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट में से जो वाटर यहाँ से रिमूव होगा, किस में शामिल होगा, ब्लड के अंदर किस हार्मोन के इफेक्ट में, एडीएच हार्मोन के, एडीएच हार्मोन के इफेक्ट में। इसी तरह से लाइक पहले ये थोड़ी सी 2 पॉइंट्स समझते हैं इसमें एनटीबी के हवाले से जो है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक तो ये है कि डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर होगा तो एडीएच रिलीज होगा, और एडीएच रिलीज होगा तो मोर
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। अंडर सीक्रेशन यानी इस हार्मोन की कम मिकदार में जैसे रिलीज हो तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। डायबिटीज मेलाइटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये कंडीशन है कि उसके अंदर एक खास जैसे निशानी ये है कि जिसके अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन होगा एंड फ्रीक्वेंट थ्रस्ट होगी, ये उसकी निशानी है। क्यों एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि यूरिन की तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जाहिर है वाटर तो यूरिन के साथ निकलता जाएगा तो बॉडी में मुसलसल एक थ्रस्टी कंडीशन भी डेवलप होगी और इस डिसऑर्डर को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्योंकि एडीएच हार्मोन की कमी है। तो अभी आपने जैसे देखा इलस्ट्रेशन में कि जैसे अगर एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर एडीएच कलेक्टिंग डक्ट नहीं आता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी। अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी तो ये जो यूरिन होगा, यूरिन पास होगा वो डाइल्यूट होगा, वो यूरिन डाइल्यूट होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो वाटर है वो सब वाटर इस यूरिन के जरिए पास होके जा रहा है। यूरिन के जरिए पास हो जाएगा तो बॉडी में कौन सी स्टेट डेवलप होगी, थ्रस्ट डेवलप होगी। मुसलसल ऐसा पर्सन थ्रस्टी फील करेगा और जिस तरह से बहुत ज्यादा यूरिन होगा और यूरिन भी डाइल्यूट होगा, यूरिन भी डाइल्यूट होगा क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच जो है वो उसका इफेक्ट नहीं है, ये एडीएच का इफेक्ट होता है। तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, उसमें क्या होगा, characterized by the excessive production of diluted urine and frequent thirst। डाइल्यूटेड यूरिन होगा तो बॉडी का यूरिन पास हो जाएगा, पर्सन को एक अर्ज नीड जरूरत होगी किसकी, वाटर की, थ्रस्ट की कंडीशन। अगर ओवर सिक्रीशन तब भी मीन्स जैसे आपको पता है हार्मोन की अगर नॉर्मल रेंज नहीं है, अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन अगर दोनों होंगे तो दोनों में डिसऑर्डर है। ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच मे लीड टू द किडनी प्रॉब्लम, एनटीबी की पॉइंट है तो ये इनको भी आप नोट करेंगे। और ओवर प्रोडक्शन की एक सिंड्रोम है, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच SIADH कहेंगे, जिसमें हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, टायर्डनेस, लो सोडियम लेवल, सीवियर कंडीशन में कोमा भी हो सकती है, कन्वर्जन, ब्लैडर कैंसर भी हो सकती है। ये सब ओवर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच की वजह से होती है। और अंडर प्रोडक्शन है उससे हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। हमारे टेक्स्ट बुक में जस्ट डायबिटीज इंसिपिडस है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक क्यों कहते हैं, वाई बिकॉज नेफ्रॉन, एडीएच का इफेक्ट किस पे होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की कौन से पार्ट पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। तो इस वजह से जो है नेफ्रोजेनिक हम इसे कहेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस caused by improper response of the kidney to ADH, leading to the decrease in the ability of the kidney to concentrate the urine by removing free water। बहरहाल वही सेम बात है डायबिटीज इंसिपिडस में, डाइल्यूट यूरिन और फ्रीक्वेंट थ्रस्ट होगी। तो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ये किस तरह से हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज होगा। पीटीबी की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीज ऑफ एडीएच उसके लिए कौन सा स्टिमुलस है, एक है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा तो फिर जाहिर है जब ब्लड प्रेशर है या और भी जिस तरह से ब्रेन के अंदर काफी सारे सेंटर हैं जिनको अगर ये इंफॉर्मेशन आती है कि ब्लड प्रेशर जो कम हो गया है, एक इस तरह से ब्लड वॉल्यूम में और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है ये भी डिटेक्टेड, जैसे उसके रेस्पॉन्स में भी जैसे एडीएच रिलीज होगा। और कौन जैसे हाइपोथैलेमस में कौन सी ऐसी चीज है जैसे वो डिटेक्ट करेगी, ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इन हाइपोथैलेमस, ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। और इसी तरह से एक एक्सटर्नली सेंसरी स्टिमुलस भी होता है, वो भी इस न्यूरोसिक्रेटरी सेल को जैसे स्टिमुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पूरी कहानी को बीटीबी के इस इलस्ट्रेशन में ले आते हैं, जैसे सबसे पहले जैसे हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमिक ओस्मो रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसके बाद ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट द न्यूरोसिक्रेटरी सेल,
ओस्मो रिसेप्टर्स जो मीन्स हाइपोथैलेमस के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो किसको, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल एक्टिवेट होंगे तो ये नर्व इम्पल्स लिबरेट एडीएच, यहाँ से एडीएच रिलीज होगा और कहाँ जाएगा, एडीएच जाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एडीएच का टारगेट क्या है, एडीएच का टारगेट होता है किडनीज। किडनीज फिर क्या करेंगे, रिटेन मोर वाटर विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होगी। जब भी जैसे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ओस्मो रिसेप्टर्स जो है वो इसको डिटेक्ट करेंगे। ओस्मो रिसेप्टर देन आगे किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल को। वो क्या करेंगे, वो एडीएच प्रोड्यूस करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। उसका इफेक्ट किस पे होगा, उसका इफेक्ट होगा किडनी के नेफ्रॉन पे, और फिर क्या करेंगे, किडनी के नेफ्रॉन जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे। इस तरह से ये जो बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इनहिबिट्स हाइपोथैलेमिक ओस्मो रिसेप्टर। जैसे ये अब पहले हाई था तो ये ऐसा हुआ, और जैसे ये कंडीशन हो गई तो अब जैसे वापस लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इनहिबिशन ऑफ ओस्मो रिसेप्टर रिड्यूसेस, इट स्टॉप्स दैट एडीएच सिक्रीशन। फिर इसी तरह से जो एडीएच सिक्रीशन जो है स्टॉप हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये सारा काम हाइपोथैलेमस के जरिए होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन लेवल और काफी सारी चीजों की जो मॉनिटरिंग या कंसंट्रेशन चीजों की ये करता रहता है। ठीक है, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये स्टिमुलस था, ओस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करेंगे न्यूरो सिक्रेटरी सेल को कि एडीएच बनाए, एडीएच पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। देन वो जाएगा कहाँ पे, देन वो यकीनन जाएगा नेफ्रॉन के, किडनी के, जैसे आखिरी एंड जो है फाइनल कलेक्टिंग डक्ट है उस पर इफेक्ट करेंगे, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ एडीएच, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये एक सिंगल पॉइंट से आप इसका फंक्शन नोट कर सकते हैं। जितनी अगर एडीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। जितनी एडीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होगा, डायल्यूट नहीं होगा। ठीक है, होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीटोसिन में। ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट पे आते हैं, एक इलस्ट्रेशन भी है। ये जैसे ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया, और देन ओस्मो रिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि आप एडीएच बनाएं। एडीएच जो है आगे जाएगा किडनी पे, और किडनी अपना जो फंक्शन दिखा दे। बहरहाल इस इलस्ट्रेशन हमने पहले डिस्कस किया। अब हम आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे आते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे कि आपको पता है कि ये अगेन जैसे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं, और देन उसकी जब रिलीज होता है उसके दो टारगेट होते हैं, एक मेमोरी ग्लैंड्स के जहाँ से मिल्क रिलीज होगा, और दूसरा यूटेरिन वाल को जैसे स्टिमुलेट करेंगे, और ताकि चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी ऑफ द बेबी हो सके। तो इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड नर्सिंग वुमेन, and during birth it is released in waves and results in the labor contraction. Strong rhythmic waves of contraction होती है, rhythmic waves of contraction in the uterus होती हैं, और उसके बाद जैसे डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। तो इस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिंगल टर्म जैसे लेबर भी हम इसे कहते हैं। ओवर सीक्रेशन काजेज द रप्चरिंग ऑफ द यूट्रिन वाल, जैसे अगर इस हार्मोन की एक्सेस में प्रोडक्शन हो, जैसे वर्ड से जाहिर है यूट्रिन वाल को जैसे रिदमिक वे में वेव्स के अंदर जैसे कॉन्ट्रेक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं। अगर इस हार्मोन की अगर ज्यादा मिकदार में रिलीज हो तो यूट्रिन अगर फास्टर क्विकर कॉन्ट्रेक्शन होगी तो रप्चर ऑफ यूटेरस हो सकती है। अंडर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इनहिबिट्स नॉर्मल लेबर प्रोसेस। अगर ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है तो लेबर और डिलीवरी ऑफ द बेबी नहीं होती। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड और जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स के बाद जैसे मदर की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस ना हो या कम हो तो अंडर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इनहिबिट्स नॉर्मल लेबर प्रोसेस। और इसी तरह से ये जो डिलीवरी के हवाले से 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग विमेन का मतलब है ऐसी विमेन, ऐसी मदर जो अपने बच्चे को मिल्क देती है, उसे हम कहते हैं लैक्टेटिंग विमेन। सकलिंग एक्शन ऑफ बेबी होगा, जैसे बेबी अपनी मदर की निपल्स को सक करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, काजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन।
तो मदर में इसकी स्टिमुलस की वजह से मदर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा यकीनन मिल्क रिलीज होगा। ड्यूरिंग दिस फीडिंग प्रोसेस इट कॉजेज द डायलेशन ऑफ द मिल्क डक्ट्स, यानी जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो ये डायलेशन की मीनिंग होती है वाइडनिंग, तो डक्ट्स वाइड होंगे और मिल्क रिलीज होगा ऑफ द मदर्स मेमरी ग्लैंड एंड दस प्रोमोटिंग मिल्क इजेक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क रिलीज और मिल्क इजेक्शन, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन। थोड़ी सी जो दोनों सेपरेट टर्म है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। मिल्क इंजेक्शन और द मिल्क रिलीज कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? मिल्क प्रोड्यूस कराएगा या फॉर्मेशन होगी। तो ये दो काम जैसे अभी हमने नोट किए थे, कई बार नोट किए कि ऑक्सीटोसिन के टारगेट दो होते हैं, एक यूटेरिन वॉल होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्ट्रेक्शंस लेबर और ताकि डिलीवरी हो सके, और नंबर 2 रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ओनली 2 फंक्शन है बस, बाकी इतनी कोई डिटेल नहीं है। इसी तरह से पीटीबी के अंदर थोड़ी सी, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर पीटीबी के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स हैं ऑक्सीटोसिन के हवाले से। इट इज रिलीज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड नर्सिंग वुमेन, रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय। तो ये पीटीबी के जो टॉपिक्स हैं कि कब रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, एक वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स होगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा प्रेग्नेंट वुमेन में थोड़ा बहुत एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फिर क्या होगा? सर्विक्स थोड़ी सी वाइड और डायलेट होगी, वरना इससे पहले सर्विक्स नैरो होती है, नैरो नेक ऑफ यूटेरस होती है। जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सर्विक्स थोड़ी सी वाइडन और थोड़ी सी डायलेट होगी, उसकी वजह से मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल भी है। और एक तो यानी स्टिमुलस उसके लिए ये है कि वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स है। नंबर 2 डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड। तो आप स्टूडेंट्स को मालूम है जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ा है कि प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एक मेंटेन्स द प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड। तो जैसे प्रेगनेंसी पीरियड ओवर हो जाती है, ये जो इसमें 9 मंथ्स की ड्यूरेशन खत्म होती है, तो जाहिर है अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कोई काम नहीं है। 9 मंथ्स डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया, अब क्या होना है? अब डिलीवरी ऑफ द बेबी होना है, तो उस वक्त प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। इसी तरह से न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन हमारे पीटीबी बुक के अंदर टर्म है, इसको वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसे हम कहेंगे, वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे चाइल्ड बर्थ कहेंगे। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये भी एक स्टिमुलस क्या था, जो इससे आपने देखा कि वाइडनिंग ऑफ द सर्विक्स होती है, तो ये भी एक स्टिमुलस है ऑक्सीटोसिन का। इसी तरह से सक्लिंग एक्शन ऑफ द बेबी, उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। ये सारी पॉइंट्स जो है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स, और ये पीटीबी के अंदर है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है। ये इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग करके आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीटोसिन का इलस्ट्रेशन देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट किस पे है। ऑक्सीटोसिन का एक इफेक्ट जैसे यूटेरस पे है, अभी हमने देखा कि यूटेरस के अंदर जो डेवलपिंग यंग वन होता है एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन और प्रेगनेंसी पीरियड, तो ये सर्विक्स पार्ट होता है, इसको डायलेट करें, जैसे डायलेट होती है सर्विक्स तो मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तो यूटेरस के अंदर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ड्यूरिंग लेबर और चाइल्ड बर्थ, एक काम ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ ऑक्सीटोसिन का कि स्मूथ मसल्स अराउंड द ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स? मेमरी ग्लैंड्स के अराउंड जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको जैसे कॉन्ट्रैक्ट, और देन आगे जो है मिल्क रिलीज होगा नर्सिंग पीरियड में, तो इससे हम कहेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन के दो इफेक्ट है, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन के बाद हम नेक्स्ट आएंगे थायराइड ग्लैंड पे। नेक्स्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। नंबर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बीइंग के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे या स्ट्रक्चर देखेंगे। थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब्स हैं, एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है, हम इसे कहेंगे बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। 2 लोब्स के लिए टेक्निकल टर्म बाई लोब्ड भी इस्तेमाल होता है। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है यानी हैविंग 2 लोब्स है, जिसके अंदर 2 लोब्स हैं, एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है, तो हम उसे कहेंगे बाई लोब्ड स्ट्रक्चर।
लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। जैसे आप देखें ट्रेकिया और विंड पाइप की एक जो है राइट साइड पे और दूसरी लेफ्ट साइड पे लोब है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रेकिया, उनके आइदर साइड पे है। एंड इंफीरियर टू द लैरिंग्स, जैसे ये लैरिंग्स पार्ट है, लैरिंग्स इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, उसके नीचे है, उसके नीचे है। और ट्रेकिया के आइदर साइड पे राइट एंड लेफ्ट लोब है नेक के अंदर, जैसे यहाँ पे यकीनन। तो ये जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे नेक पार्ट के अंदर जैसे ये रीजन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, ये जैसे लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स है उसके नीचे है। और ट्रेकिया के आइदर साइड पे जो है थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जैसे कब ज्यादा रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड कब ज्यादा रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन कब ज्यादा रिलीज होती है, हायर लेवल्स कब होती है। हायर लेवल्स जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, या सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही होती है, या स्ट्रेस की सिचुएशन जैसे कोल्ड एंड हंगर होती है, इन सिचुएशंस में थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन ज्यादा रिलीज होंगी, थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन ज्यादा रिलीज होंगी। कब, जैसे रैपिड ग्रोथ जब हो रही होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन का फेज है या मरहला होता है, और स्ट्रेस की सिचुएशन हो या कोल्ड या हंगर की सिचुएशन हो, उनमें इसकी मिकदार ज्यादा रही है। लोकेशन के हवाले से आपने देखा लैरिंग्स के नीचे है, और ट्रेकिया और विंड पाइप के आइदर साइड पे जो दो लोब्स की स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ साथ एक और ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जिसकी ऐसी चार जो डॉट्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगेन जैसे हम थायराइड ग्लैंड की लोकेशन को देखें, ये जो रीजन ट्रेकिया और विंड पाइप है, ये वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स है, उनके जैसे लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स के नीचे थायराइड ग्लैंड होता है। ट्रेकिया के आइदर साइड पे दो लोब्स हैं, जैसे एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है, इनका आपस में जो कनेक्शन होता है उसका नेम होता है स्थमस, जो हमारे किसी भी बुक वगैरह में टर्म नहीं है, बट इसे स्थमस कहते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये फ्रंटल व्यू है, फ्रंटल व्यू की मीनिंग है जो हमें नजर आ रहा है। और जो बैक व्यू होगा, यानी बैक व्यू का मतलब है ये साइड, पोस्टीरियर साइड, डार्सल साइड, बैक व्यू पे जो है पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये नजर आएंगे बैक व्यू से पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड होंगे। फ्रंट व्यू में, जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें जैसे पैराथायराइड ग्लैंड नजर नहीं आएंगे, बैक व्यू में उसके साथ साथ ये पैराथायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के कौन से हार्मोन होंगे, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं, जैसे एक T3 T4 हार्मोन, और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। टोटल 3 हार्मोन है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो जैसे ये थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर है, जैसे ये थोड़ी सी रेड ब्लड वेसल्स अराउंड मौजूद है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर एक तो फॉलिकल्स हैं, जैसे ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स जो है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे एक सेल भी होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, T4 इज आल्सो कॉल्ड एज थायरोक्सिन हार्मोन। तो टोटल 3 हार्मोन है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये अगेन ये लोकेशन है, ये थायराइड ग्लैंड है, उसके साथ साथ ये पैराथायराइड ग्लैंड है, और ये जो है ट्रेकिया और विंड पाइप है। तो हम एनटीबी की डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। थायराइड ग्लैंड की कौन से, जैसे थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस 3 एक्टिव हार्मोन्स। कौन से, एक T3 का फुल फॉर्म ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई मीन्स 3, आयोडो रेफर्स टू आयोडीन, जिसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसे हम कहेंगे एटम्स हैं, तो उसे हम कहेंगे 3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा लफ्ज की मीनिंग है 4, तो इसे हम कहेंगे T4 कहेंगे। टेट्रा आयोडोथायरोनिन के लिए थायरोसिन लफ्ज से इस्तेमाल भी होता है। और जो तीसरा हार्मोन है उसका नेम है कैल्सिटोनिन। और आगे जैसे फिनोमेना होते रहेंगे तो T4 इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू T3 हार्मोन। T3 हार्मोन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में हार्मोन होता है।
तो T3 and T4, these are iodine containing hormones. Iodo refers to iodine. Triiodo contains 3 iodine atoms. Triiodothyronine 3 iodine atoms हैं in structure. And thyroxine क्या है? Thyroxine, that is the T4, जैसे अभी हमने पढ़ा, contains 4, hence T3 and T4. T3 और T4 इस वजह से नाम आए हैं because T3 ट्राई आयोडो यानी 3 आयोडीन के एटम है इनके हार्मोन के अंदर, टेट्रा आयोडो यानी हैविंग 4 एटम्स ऑफ आयोडीन है, तो हम इसे कहेंगे टेट्रा है। तो ये एक्टिव फॉर्म में जैसे T4 इज कन्वर्टेड टू द T3, ये भी सिलसिला होता रहता है। ये किसी बुक की पॉइंट नहीं है, बट ऐसे होता है, ठीक है। और TSH इसकी रेगुलेशन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड की हार्मोन की रेगुलेशन। जैसे आपको पता है सबसे पहले हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर किसको स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड को जैसे स्टिमुलेट करेगा तो उसमें जैसे T3 T4 या कैल्सिटोनिन जो ये हार्मोन है, ये सारे जो है ये किससे रिलेटेड है? ये सारे इस मैकेनिज्म के तहत ये रेगुलेट होते हैं। TSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं वो TSH के अंडर में है, बट TSH कब रिलीज होता है? जब हाइपोथैलेमस में TRH या TRF रिलीज होगा तब होगा। ये ऐसी सीक्वेंस हमने मेनी टाइम 2, 3, 4 टाइम पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होंगे तो TSH होगा तो थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज सीक्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड 3 एक्टिव हार्मोन्स हैं। तो अब हम इन हार्मोन्स के जैसे रोल या फंक्शन देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ दीज हार्मोन्स? T3 T4 हार्मोन का काम क्या है? दीज हार्मोन्स शो अ वैरायटी, यानी ये हम जो पढ़ रहे हैं ये T3 T4 का जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, कैल्सिटोनिन का नहीं। दे प्रोमोट बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BMR कहते हैं। BMR कैपिटल फॉर्म में BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR ऑफ द बॉडी कैसे? BMR ऑफ द बॉडी जैसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व है। जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? रिलीज ऑफ हीट भी होगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। हीट भी प्रोड्यूस होगी, थर्मोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये BMR को बढ़ाने में किरदार है इनका। इनहांस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में भी इस T3 T4 का रोल है। इसी तरह से प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है ये भी T3 T4 से रिलेटेड है। कैसे मैकेनिज्म होगी? ये सवाल आप ना पूछें, जो इनकी फंक्शन है आप इनको याद करें। मैकेनिज्म हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है और ना ही इनमें आप जाने की कोशिश करें। जो फंक्शन है आप इनको याद करें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होगा आप अगर सर्च वगैरह ये वो किसी से पूछेंगे, तो बस ये इनकी फंक्शन याद करें। दे एक्ट ऑन द, डॉक्टर बने फिर आप उनको आगे देखें। एक्ट ऑन मसल्स फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। मसल की डेवलपमेंट फंक्शनिंग ये भी जैसे T3 T4 से रिलेटेड है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन ग्रोथ वो भी अलॉन्ग विथ STH यानी ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी होगा, प्लस में T3 T4 होंगे तो बॉडी की ग्रोथ भी होगी। बिकॉज इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। थायराइड ग्लैंड हार्मोन, उसके हार्मोन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसका नेम है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में भी कद छोटा होता है, जैसे डवार्फिज्म में भी पर्सन का कद छोटा होता है, अकोंड्रोप्लेसिया में भी पर्सन का कद छोटा होता है। एक इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की सीक्रेशन अगर कम रिलीज होगी तो क्रिटिनिज्म की कंडीशन होगी, उसमें भी कद छोटा है। तो यही सबब है कि TSH या जो T3 T4 ग्रोथ भी कराते हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन भी कराते हैं। अगर ये हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो कद वगैरह बड़ा नहीं होगा। तो इट एड्स अलॉन्ग विद STH और GH, ये PTB की पॉइंट है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पॉइंट है, उसमें ये अलॉन्ग विद STH या GH है। These hormones also promote normal motility of the GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मूवमेंट्स हैं। जैसे आपको पता है कि हम जो फूड खाते हैं और देन
जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे जो पास हो रहा होता है उसकी एक सीरीज सीक्वेंस, जो जो पार्ट है आगे फूड बढ़ता रहेगा, ऐसी जो मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो जीआईटी के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है तो उनकी रेगुलेशन भी इन T3 T4 के जरिए होती है। इसी तरह से मेटामार्फोसिस में भी इनका किरदार होता है, रोल होता है। मेटामार्फोसिस क्या होती है? चेंज ऑफ फॉर्म। जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है, उसका नेम है टेडपोल, उससे एडल्ट फ्रॉग जो बनता है, ये एक मेटामार्फोसिस का अमल होता है। और इसमें भी जैसे इन हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का जैसे किरदार होता है। तो ये हमारे बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड के, जो T3 T4 के फंक्शन है, जिनको आप नोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लाइक दो टर्म हमने जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़े थे कि जैसे थायराइड ग्लैंड की जब सीक्रेशन, थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन कम प्रोड्यूस होती है तो उसे हम हाइपोथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन अगर एक्सेस में प्रोड्यूस होती है तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। एक टर्म है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा टर्म है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कौन सा टर्म है? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। कौन से? थायराइड ग्लैंड के T3 T4 के हार्मोन की अगर एक्सेस में प्रोडक्शन होगी तो हम उसे कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। तो T3 T4 की अगर एक्सेस में प्रोडक्शन है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। T3 T4 अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो, कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरथायराइडिज्म। और आगे वो किस का सबब बनेगा अगर ये ज्यादा मिकदार में इनके हार्मोन की रिलीज होगी? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स एक पर्सन का नेम है, सर्जन का नेम था, डॉक्टर साहब थे 1835 की, लाइक उस टाइम में जो है इसका ये डिजीज का नेम आया ग्रेव्स। ये पर्सन का नेम है ग्रेव्स, ये पर्सन का नेम है ग्रेव्स डिजीज। अगर एक्सेस प्रोडक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में डिजीज होगी। डिजीज में एक कलेक्टिव साइन एंड सिम्टम्स होती हैं, तो इसे हम कहेंगे ग्रेव्स डिजीज। कैन लीड टू कार्डिक फेल्योर भी हो सकता है। काज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन। आगे आगे जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है दैट अफेक्ट्स। बाकी हम कल देखेंगे इसको आगे, डिजीज की सेक्शन में सी है।